Good afternoon, all. हाँ, तो today we will start with letrozole. Before that, you have any doubt or question can ask. Then I will start the letrozole because we are waiting for other people to join. So till that you have those who are present have doubt can ask the question. Hello, hello, hello. I am audible. ओके आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी 5-10 में 5-7 मिनट्स है जब तक रेस्ट पीपल ज्वाइन होते हैं तब तक हेलो हेलो एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल हेलो आई एम ऑडिबल ओके ओके if you have any doubt can ask the question rest till the other peoples are joining हाँ बोलिए हम्म 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 Actually, BOH will come in the obstetric course because whole BOH panel and everything are as that. It's not only about the reports. You have to rule out everything from hormonal level evaluation to the uterine factor to the cervical factor and the male factor. So it's a whole topic. It's I cannot tell you the just one thing that you can. But in short, there is a BOH panel is available. But for to learn the RPL, that is called recurrent pregnancy loss. So it's a whole course, whole pro forma is there. So I cannot tell you within 5 or 10 minutes. It's a 1 hour lecture RPL. So it is included in my obstetric course. Whole RPL is there. Okay, if there is a recurrent pregnancy losses, what investigation we are doing, how to interpret in the RPL. So it's a 1 hour lecture. So yeah, please. Hmm. हम्म अगर हाँ ओके अगर रिकरेंट इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो हम सिंपल बीओएच पैनल करा लेते हैं बीओएच पैनल कराते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं बीओएच पैनल एंड बीओएच पैनल में क्या क्या आएगा बीओएच पैनल में एक पैनल ही आता है वो पैथोलॉजी वाले करते हैं पर मुझे क्या चाहिए हम लोग क्या देखते हैं आई विल लुक फॉर द टीएसएच सीरम B12 विटामिन डी देखूंगी उसमें होमोसिस्टिन देखूंगी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम AC एंड AL एंटीबॉडीज आती है दैट आई विल गोइंग टू चेक then we'll check for the chromosomal analysis of both husband and wife then HB1AC to rule out the diabetes thyroid so these are the basic factors that involved in the RPL और इसके above I will look for the hysteroscopy so कोई यूट्राइन कॉज है कि नहीं है वो रूल्ड आउट करने का ट्राई करेंगे हम लोग और अकॉर्डिंग टू दैट इफ देर इज अ जेनेटिक हाँ so that to हाँ to rule out the हाँ या हिस्ट्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं दैट वी विल कैरी आउट टू रूल आउट एनी एनोमॉली और फिर उसको उस हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे हाँ it's in obstetric yeah it's a pure in obstetric हो the one lecture is on RPL
सो वन बाय वन वी विल रूल्ड आउट कि अगर ये है तो क्या करेंगे, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया है तो आप क्या करोगे, आपको आरपीएल आता है तो आप मीन्स एंटीकोएगुलेंट एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है तो आप क्या करोगे, B12 लो है तो क्या करोगे, क्रोमोसोमल एनालिसिस आता है तो आप क्या करोगे। तो एक एक फैक्टर लेना पड़ेगा ना उसमें, तो कि ये प्रॉब्लम आता है तो हम ये करेंगे, ये प्रॉब्लम आता है तो हम ये करेंगे। सो इन इनफर्टिलिटी एवरी पेशेंट्स का ज़रूरी नहीं है, मगर ये रिपोर्ट तब कराते हैं कि जब रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर होता है और किसी का प्रेगनेंसी रुकता है और बारी बारी मिस हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हमें आरपीएल कराना है। आरपीएल दैट इज बीओएच पैनल। मोर देन 2 अबॉर्शन से ज़्यादा जब होता है देन इट्स कॉल्ड बीओएच। ओके, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, देखिए, हाँ वो फंडा, देखिए जो HCG है ना वो 2 स्ट्रेंथ में आता है, 5000 IU एंड 10,000 IU, एंड एक आता है रिकॉम्बिनेंट HCG। जो रूटीन ये HCG देते हैं ना वो यूरिनरी HCG होता है, और उसके आगे एक आता है रिकॉम्बिनेंट HCG। तो 3 टाइप्स के HCG आते हैं, वन 5000 IU का स्ट्रेंथ वाला आता है, एक 10,000 IU वाला आता है, और एक रिकॉम्बिनेंट HCG आता है, वो 250 IU इंटरनेशनल यूनिट का होता है। तो रूटीनली जब भी रूटीन इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं तो उसमें हम यूजुअली आई एम यूजिंग द 5000 IU फॉर ट्रिगर। 10,000 हम कब यूज करेंगे, 10,000 हम तब यूज करेंगे जब पेशेंट ओबेस है। दूसरा, आगे की साइकिल में 5000 यूज किया बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो मे बी देर इज अ लो लेवल ऑफ HCG, सो उसकी वजह से ट्रिगर नहीं हुआ है, तो उसमें मैं सेकेंड साइकिल में डोज बढ़ाऊंगी। तीसरा, PCOS, ऐसा लगता है कि बहुत रेजिस्टेंट ओवरी है, इसमें हाई डोज जरूर पड़ेगा, देन एंड देन 10,000। अदरवाइज रूटीन एक या दो डोमिनेंट फॉलिकल्स है तो उसमें देर इज नो मच डिफरेंस वेदर यू आर यूजिंग 5,000 और 10,000। और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कई बार अच्छी नहीं होती है, स्टेबिलिटी प्लस कंपनी प्लस उसकी इम्प्योरिटीज। सपोज आप HCG देख लो ना, तो 100 रुपीज का भी आता है और 500 रुपीज का भी आता है। तो एक्चुअली में किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा आइडियल HCG यूज करना चाहिए, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन हुई, बिकॉज इन इनफर्टिलिटी एनी हार्मोनल इंजेक्शन, गोनेडोट्रोफिन्स ले लो, HCG ले लो, तो अगर उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है या उसका प्रिपरेशन अच्छा है पर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है ना कि हम मंगाते हैं HCG स्टॉकिस्ट के पास से, तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई स्टॉकिस्ट क्या करते हैं, रात को फ्रीज बंद करके चले जाते हैं, सुबह में आते हैं फ्रीज ऑन करते हैं, तो इतना फ्लक्चुएशंस होता है कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा HCG दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑलवेज यूज HCG फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, प्लस अच्छी कंपनी का यूज करो, देन देर विल बी नो मच डिफरेंस बिटवीन 5,000 एंड 10,000। मेरे यहाँ पे 2 टाइप के HCG अवेलेबल है, 5,000 है और रिकॉम्बिनेंट है। हम लोग IVF में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो उसमें मैं आई विल ऑलवेज यूज रिकॉम्बिनेंट HCG। तो वो 250 इंटरनेशनल यूनिट का आता है, तो ओनली 250 इंटरनेशनल यूनिट का, बट इट इज रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, तो एक इंजेक्शन से ट्रिगर हो जाता है। और दिस आर यूरिनरी HCG, पर उसमें कई बार इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है, तो ओनली आई एम यूजिंग द इंजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप कौन सा इंजेक्शन यूज करते हो और वो प्रॉपर मेंटेन हुआ है कि नहीं। There is no much big difference found between 5,000 and 10,000 HCG. Clear? So, हाँ बोलिए।
क्या क्या नहीं पता चला? आपका क्वेश्चन नहीं पता चला मुझे। हाँ हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? बहुत आवाज है ना, अप डाउन हो रही है आपकी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या बोला टेम्परेचर का। तुरंत ही लगा देते हैं, पर फ्रिज में भी देखो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि दैट इंजेक्शन शुड कीप बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम वो नीचे के जहाँ पे जो वेजिटेबल्स का होता है, या उसको इतना फ्रीज तो करना नहीं है, सिर्फ कूल होना चाहिए 2 to 8 डिग्री। तो फ्रीज में से डायरेक्टली निकाल के हम यूज कर सकते हैं। पर मैं आपको ऐसा समझा रही हूँ कि आपके आने से पहले जब वो जहां से आया है उसकी क्वालिटी आप चेक करो। बिकॉज कई देखा है कि आप तो चलो मेंटेन करते हो, पर आगे से ही अच्छा नहीं आया है, तो आप कितना भी कर लोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑलवेज स्ट्रिक्ट टू द स्टैंडर्ड कंपनी। स्टैंडर्ड कंपनी यानी आप इंटास का यूज करो, भारत सीरम का यूज करो। आई एम यूजिंग यूकॉग, भारत सीरम का यूज करती हूँ, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। पहले मैंने बहुत सारे ट्राई किए थे, बट सिंस 2 years ओनली आई एम यूजिंग भारत सीरम HCG। वही अच्छा ऐसा नहीं है, पर 2 या 3 स्टैंडर्ड कंपनी के इंजेक्शन स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी में इतनी इम्प्योरिटीज होती है, अनस्टेबिलिटी होती है कि आप किसी का भी HCG देते हो तो इट इज यूजलेस। सो इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जो भी दो वो अच्छा दो, देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो 5,000 और 10,000 इज नॉट मच बिग डिफरेंस। आइदर यूज 5,000, अगर वेट बहुत ज्यादा है, मोर देन 60 kg है, देन यू कैन यूज द 10,000। और in IVF or sometimes in IUI, we use the recombinant HCG. It's a very powerful trigger और उसमें impurities नहीं होती है। तो मुझे तो ओवा निकालना है बाहर, तो उसमें I will always try to use the recombinant. So हम रूटीन HCG यूज नहीं करते हैं, उसमें only we are using the recombinant HCG. वो अभी ये खत्म होगा ना, उसका मैंने फोटोग्राफ्स रखा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ लेट्रोजोल। मैंने कल क्लोमिफिन कराया था, तब हमने बात किया था कि क्लोमिफिन को आप याद रखो एज ए एंटी एस्ट्रोजन। ठीक है, तो लेट्रोजोल इज एरोमेटेज इनहिबिटर, ऐसा याद रखो। लेट्रोजोल इज एरोमेटेज इनहिबिटर। तो व्हाट द लेट्रोजोल, हाउ इट वर्क्स? तो टेस्टोस्टेरोन का ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट, जो भी HPO एक्सिस जहां से मेंटेन होती है, तो एरोमेटेज इनहिबिटर क्या करेगा? डिक्रीज द इस्ट्राडियोल लेवल। बिकॉज एज वी डिस्कस कि आपको एक्टिवेशन करना है, गोनेडोट्रोफिन रिलीज करना है, तो साथ में आपको इस्ट्रोजन डाउन चाहिए और गोनेडोट्रोफिन का सिक्रीशन चाहिए, तभी फॉलिकल्स जाके एक्टिवेट होंगे। तो वो क्या करेगा? एरोमेटेज इनहिबिटर है, तो इट डिक्रीज द इस्ट्रोजन लेवल व्हेन देयर इज अ सिक्रेशन हैपन्स ऑन डे 2 फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वहां से जब सिक्रेशन, हाँ क्या, अच्छा हाँ हाँ ओके, देखिए इट इज एरोमेटेज इनहिबिटर, क्लियर। तो एरोमेटेज एंजाइम है, वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को इस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो इट इज इनहिबिटर। तो वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन में से जो इस्ट्रोजन बनता है उसको रोकेगा। इस्ट्रोजन रुका, प्लस डे 2 पे एंटीरियर पिट्यूटरी में से गोनेडोट्रोफिन सिक्रेट होते हैं। तो हाई एफएसएच थोड़ा है और इस्ट्रोजन डाउन है, तो फॉलिकल्स विल गोइंग टू एक्टिवेट। सो इतना आप याद रखो, इट इज एरोमेटेज इनहिबिटर और क्लोमिफिन इज एंटी इस्ट्रोजेनिक।
तो यहाँ पे वो ईस्ट्रोजन को ही रोकता है, बट वो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन रोकता है, उसकी इफेक्ट एंटी एस्ट्रोजेनिक नहीं है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या, क्यों क्लोमिफिन के बाद ये लेट्रोजोल क्यों आया मार्केट में? तो कल हमने डिस्कस किया था कि क्लोमिफिन ऐसी ड्रग है कि एक तो मैंने बोला कि 100 मिलीग्राम पर दे सकते हो, पर उससे आप ज्यादा देने जाओगे तो ड्यू टू इट्स एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट एंडोमेट्रियल थिकनेस विल हैम्पर्ड। जो थिकनेस है वो अच्छी नहीं मिलेगी और सर्कुलेशन ब्लड फ्लो टू द एंडोमेट्रियम डिक्रीज्ड, सो इम्प्लांटेशन विल रिड्यूस। लेट्रोजोल ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बंद करता है, बट वो उसकी इफेक्ट वो बहुत शॉर्ट होती है। एक तो शॉर्ट हाफ लाइफ है और क्लोमिफिन की बहुत लॉन्ग है। तो अगर आपने सिर्फ 5 दिन देके छोड़ दिया है क्लोमिफिन, तो भी वो एंडोमेट्रियम को अफेक्ट करता है। यहाँ पे वो एंडोमेट्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लेट्रोजोल। तो जो क्लोमिफिन में हम डोज नहीं बढ़ा सकते हैं, पर इसमें हम काफी ज्यादा डोज बढ़ा सकते हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। सो दैट्स वाई लेट्रोजोल इज क्रिएटेड टू एलिवेट द एंटी-एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ क्लोमिफिन. Letrozole came in the market. दिस इज द वे हाउ. हाँ बोलिए, किसी को पूछना था. हाँ हाँ क्या. हाँ 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 सेम. या सेम. Because many times we see with due to clomiphene endometrium is affected. अगर ऐसा आपको लगता है कि अभी आपने किया ठीक है, आपको एंडोमेट्रियम कम लगी, तो नेक्स्ट साइकिल में ट्राई विथ लेट्रोजोल. अगर लेट्रोजोल ट्राई करने के बाद भी एंडोमेट्रियम डाउन होती है, देन देर इज अ प्रॉब्लम एट एंडोमेट्रियल लेवल. बट कई बार क्लोमिफिन की वजह से, सीसी की वजह से एंडोमेट्रियम अफेक्ट होती है. तो ऐसे केसेस में नेक्स्ट साइकिल यू विल यूज द लेट्रोजोल. ठीक है. नाउ द लेट्रोजोल डोज इज 2.5 मिलीग्राम पर डे और मैक्सिमम हम 7.5 और इवन 10 मिलीग्राम पर डे तक जा सकते हैं. आइडियल डोज इज 2.5. पर अगेन आई एम ऑलवेज लुक ऑन द वेट. अगर पेशेंट का वेट लेस देन 60 है तो आई विल गिव 2.5 मिलीग्राम पर डे, और अगर ओबेस है तो आई विल गिव 5 मिलीग्राम पर डे. स्टार्ट फ्रॉम डे 2 टू डे 5 से के बीच में कभी भी यू कैन स्टार्ट. गिव फॉर 5 days. इट इज अ रूटीन जनरल प्रोटोकॉल. अभी लेट्रोजोल के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, डिफरेंट वे हम यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. पहले स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल समझ लो. 2.5 और 5 मिलीग्राम पर डे. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 2 टू डे 5. एक टैबलेट रोज 5 days के लिए. कंपैरिजन क्यों लेट्रोजोल हम यूज करेंगे. लेट्रोजोल इज कॉजिंग मोनोफॉलिकुलर डेवलप. मोनोफॉलिकुलर मीन्स एक या दो ही डोमिनेंट फॉलिकल बनाएगा. बट क्लोमिफिन में कई बार मल्टीपल फॉलिकल्स ग्रो होते हैं. तो क्लोमिफिन की वजह से वेरी रेयर OHSS कैन बी देयर. कल डॉक्टर अभय ने पूछा था व्हाट इज OHSS. दैट इज ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम. सो ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि कई बार हाइपर रिस्पॉन्डर में क्लोमिफिन की वजह से भी OHSS हो सकता है. बट लेट्रोजोल इज अ मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट. तो इसमें एक ही डोमिनेंट फॉलिकल होगा और चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी आर लेस. ट्विंस और ट्रिपलेट्स आर हायर विथ क्लोमिफिन. लेट्रोजोल में वो कम है. दूसरा, देर इज नो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए.
दे सकते हैं। लेट्रोजोल यू कैन गिव, लेट्रोजोल यू कैन गिव, हाँ, लेट्रोजोल यू कैन आइडिया डेफाई, हाँ, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज उसकी एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं है, पहली तो बात है, तो ये एंडोमेट्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, शॉर्टर हाफ लाइफ है, तो बहुत थोड़े टाइम में उसकी इफेक्ट चली जाती है, तो इसलिए वो एस्ट्रोजन को, एंडोमेट्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये समझ में आया। अभी एक दूसरा प्रोटोकॉल अलग बताती हूं मैं आपको, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड लेट्रोजोल थेरापी। वो क्या है, कई बार आपने एक बार क्लोमिफिन दिया पर फॉलिकल नहीं बना या एंडोमेट्रियम में लच्छा हुआ, तो दूसरे आपने लेट्रोजोल ट्राई किया, उससे भी रिजल्ट नहीं मिला, लाइक अ पीसीओडी पेशेंट, पुअर रिस्पॉन्डर, एडवांस एज ग्रुप पेशेंट, तो उसमें आप दिस प्रोटोकॉल यू कैन यूज, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड लेट्रोजोल प्रोटोकॉल। उसमें 2.5 या 5 मिलीग्राम डेली, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम day 1 to day 2, or you can give for 10 days, continuous clomiphene for 10 days. It is mainly used in CC resistant PCOS. मैंने बोला ना कि आपने क्लोमिफिन देके देखा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में यू कैन यूज एक्सटेंडेड लेट्रोजोल थेरापी 2.5 और 5 मिलीग्राम पर डे फॉर 10 days. So high number of the patient get ovulated and pregnancy rates are higher with no extra cost. थर्ड इज स्टेप अप प्रोटोकॉल। हमने दो प्रोटोकॉल सीखे। पहला रूटीन 2.5 या 5 मिलीग्राम पर डे, आइडियली वी स्टार्ट फ्रॉम day 2 to day 5 के बीच में ही मैं तो स्टार्ट करती हूँ। सेकंड इज, बिकॉज आप जैसे लेट स्टार्ट करोगे, सपोज आपने day 7 day 8 पे स्टार्ट किया, आप कर सकते हो, बट इफेक्ट नॉट विल बी मच देयर। वाई? बिकॉज ईस्ट्रोजन जो लेवल नॉर्मली बढ़ना होगा वो तो बढ़ेगा नेचुरल का, तो आप अगर पहले 5 दिनों में देते हो तो वो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन अटकाएगा, तो आपका पर्पस सर्व होगा। गॉट इट डॉक्टर रुखसर? सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन विद इन फर्स्ट 5 days। अगर आप day 7 day 8 पे देते हो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफेक्ट विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। So that's why one protocol is normal protocol 2.5 to 5 milligram per day for 5 days. Second is extended letrozole protocol from day 2 to day 10 in CC resistant cases. Third is letrozole step up protocol. What is that? In letrozole step up protocol, the dose will increase gradually, like 1 2 3 4। डे 2 पे एक टैबलेट, डे 3 पे 2 टैबलेट, डे 3 पे 4 टैबलेट, डे 4 पे 1 2 3 4। तो पहले दिन दूसरे जब आप स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 ऐसे टैबलेट आप लिख के दो, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप प्रोटोकॉल। दिस इज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर मल्टी फॉलिकल डेवलपमेंट। तो अगर आपको लगता है कि इससे बहुत कम फॉलिकल बन रहे हैं, तो ऐसे रेजिस्टेंट केसेस में दिस प्रोटोकॉल हैज ऑल्सो वेरी गुड रिजल्ट, बट आइडियली इट शुड बी स्टार्टेड विद इन फर्स्ट 5 days। क्लियर? वन टैबलेट ओडी। पहले देखो, आपने दूसरे दिन से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले दिन 1 टैबलेट, दूसरे दिन 2 टैबलेट, तीसरे दिन 3। हाँ, नहीं, सिंपल 2.5 मिलीग्राम की एक टैबलेट आती है ना लेट्रोजोल, तो आज रात को 1 लेने की, कल वही गोली 2 लेने की,
फिर 3 लेने की और 4 लेने की। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड, हाँ बोलिए। सीसी तो देना, सीसी तो देना ही नहीं है, सीसी और लेट्रोजोल मिक्स नहीं करना है। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देखिए, क्लोमिफिन इज द स्टैंडर्ड ड्रग। पहली बात, क्लोमिफिन जैसे कोई वंडरफुल ड्रग नहीं है, वो पक्का है। तो नॉर्मली इन एवरी पेशेंट ऑलवेज आई विल स्टार्ट विथ क्लोमिफिन। अगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ क्लोमिफिन इन दैट साइकिल, in the form of follicle and in the form of endometrial thickness, then I will switch over to letrozole. दूसरा, अगर पेशेंट ऑलरेडी दूसरे डॉक्टर के पास क्लोमिफिन के 2-3 साइकिल लेके आया है, तो मैं डायरेक्टली लेट्रोजोल स्टार्ट करूंगी। तीसरा, अगर क्लोमिफिन मैंने 3 साइकिल यूज किए, सब अच्छा हो रहा है, स्टिल पेशेंट इज नॉट गोइंग टू कंसीव, then I will switch over to letrozole. But in all cases, my first preference is always clomiphene. पर letrozole का इन्वेंशन इसीलिए हुआ कि when you are not satisfied with clomiphene, switch over to letrozole. So letrozole I think very important for PCOS, because PCOS में कई बार इतना अच्छा रिजल्ट क्लोमिफिन का नहीं आता है। So that's why it is more preferable drug in PCOS. तो जो इंडक्शन कई बार क्लोमिफिन से नहीं होता है, लेट्रोजोल में वेरी गुड इंडक्शन। सो उसमें भी मैंने बोला कि दिस प्रोटोकॉल्स आई एम यूजिंग और आई एम टीचिंग यू कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसा ऐसा आप ट्राई करो। पहले क्लोमिफिन इज द स्टैंडर्ड, रिजल्ट नहीं मिला, switch to letroz normal protocol, that is 2.5 और 5 milligram per day for 5 days. रिजल्ट नहीं मिला, स्विच ओवर टू, हाँ एक्सटेंडेड। हाँ बोलिए। नो, 4 साइकिल्स, आइडियल 4 साइकिल्स, टोटल 4 साइकिल। फिर ऐसा नहीं रहता है कि दूसरी जगह वो ऑलरेडी 2 साइकिल लेके आया है, फिर आप अलग करो। टोटल वो लोग ऐसा बोलते हैं कि सबको लाइफ में 6 साइकिल से ज्यादा क्लोमिफिन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ कार्सिनोमा। ट्रिगर तो सब में देना चाहिए, इन एवरी साइकिल, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलिकुलर स्टडी। ट्रिगर आप ओनली यू शुड गिव द ट्रिगर वेन एवर यू हैव द फैसिलिटी फॉर फॉलिकुलर स्टडी। आप ऐसे ही किसी को ट्रिगर नहीं दे सकते हो। सो या ऑब्वियसली ऐसे तो कैसे आप ट्रिगर दोगे? सो हाँ हाँ, वरना तो कैसे आप ट्रिगर दोगे? सो लेट्रोजोल, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मैंने पहले इन्वेस्टिगेशन में बोला था कि पहले आप सीमेन एनालिसिस देख लो। सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, यूएसजी पेल्विस नॉर्मल है, और फिर ओव्यूलेटरी साइकिल, क्लोमिफिन से ओव्यूलेशन हो रहा है सबका। इफ सीमेन एंड यूएसजी पेल्विस इज नॉर्मल, देन ऐसे केसेस में आई विल ट्राई फॉर 6 साइकिल्स। वो क्लोमिफिन और लेट्रोजोल की मिला के मैं बोल रही हूँ, आइदर 6 साइकिल्स अलोन क्लोमिफिन और आइदर 3 साइकिल क्लोमिफिन और 3 साइकिल लेट्रोजोल। उससे ज्यादा कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर 6 साइकिल्स में शी इज नॉट गेटिंग कंसीव, देन नेक्स्ट स्टेप पे आपको रूल्ड आउट करना ही पड़ेगा वेदर इट इज ट्यूबल फैक्टर है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम 6 साइकिल्स ऑफ ओरल इंडक्शन ड्रग या बोथ ड्रग, या बोथ। So everybody understood 3 protocols: normal protocol, extended protocol and step up protocol. Okay, so this is not important because letrozole is actually used in breast carcinoma. ब्रेस्ट कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट में लेट्रोजोल यूज होती है, और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की, उसमें तो बहुत हाई डोज वो लोग यूज करते हैं। बट
यहाँ पे इंडक्शन में ऐसे मिनिमल डोज में हम यूज करते हैं. सी दिस इज 2.5 मिलीग्राम लेट्रोजोल टैबलेट. सो मेन इंपॉर्टेंस मैंने बोला कि ड्यू टू लेस एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्शन द एंडोमेट्रियम यू विल गेट एक्सेलेंट, दैट इज कॉल्ड टीएल, ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम. अगर ऐसी एंडोमेट्रियम है तो रिजल्ट्स ऑफ चांसेस आर ऑलवेज हायर. नाउ सो ओव्यूलेशन इंडक्शन में 2 ड्रग हमने किया, क्लोमिफिन, लेट्रोजोल. तीसरी एक टेमोक्सिफेन आती है, बट आइडियली वी आर नॉट यूजिंग दैट. सो उसका मैं, हाँ बोलिए. नहीं 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 नहीं, क्लोमिफिन और लेट्रोजोल देखिए इसमें है, पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया. कॉन्ट्राइंडिकेशन तो सबके होते हैं, लाइक सिस. हाँ हाँ हाँ, ओनली दिस आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लेट्रोजोल. जो हाइपर सेंसिटिविटी, अभी तक 12 साल में मैंने कभी किसी का देखा नहीं, बट वी डोंट नो इट्स अ ह्यूमन बॉडी. तो अगर उसको कुछ एलर्जी हुई तो वी कैन गिव द लेट्रोजोल, और लैक्टेशन में हम नहीं दे सकते हैं. दूसरा सिवियर रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी पेशेंट है तो हम नहीं दे सकते हैं. बाकी तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है दोनों यूज करने का. फिर आता है एन एसिटाइलसिस्टीन. सो नाउ वी विल टॉक फॉर पीसीओएस ट्रीटमेंट. तो पीसीओएस अगर आपको ट्रीट करना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, तो उसमें भी 6 मंथ साइकिल्स ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन नहीं होता है, देन गो फॉर द एलओडी, दैट इज द लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग. तो उसमें जो ड्रग मेनली यूज होती है वो एन एसिटाइलसिस्टीन एंड मायोआइनोसिटॉल. तो एन एसिटाइलसिस्टीन इज सेल्फ एंड वेल टॉलरेटेड विथ क्लोमिफिन. तो ये है, दीज आर एडजवेंट ड्रग. तो ये आप साथ में देते हो, एन एसिटाइलसिस्टीन एंड मायोआइनोसिटॉल. This is myoinositol. So this is the one combination. It includes myoinositol, D-chiro-inositol. NEC is N-acetylcysteine along with folic acid and vitamin D3. It is the ideal combination for PCOS. अगर मैं कोई भी PCOS का पेशेंट होता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन वाला 1 BD फॉर 3 मंथ्स देती हूँ. Myoinositol, D-chiro-inositol and NEC acetylcysteine. This helps to reduce the androgen level. LH एक्टिविटी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. So my ideal prescription for PCOS is this combination myoinositol with NEC 1 BD for 3 months. ये फर्टिस डी है, वो एक यहाँ की कंपनी है. दूसरी आपको अच्छी देनी है तो बेयर की ओवाकेर मायो आती है, दैट इज यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है दैट ड्रग, ओवाकेर मायो. एक मैनकाइंड की ओवा ब्लेस मायो आती है, बट उसमें डोज ऑफ मायोनोसिटोल इज वेरी लेस, पर वो क्वाइट इफेक्टिव है, थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, बट डोज इज वेरी लो. एक्चुअल मायोइनोसिटोल डोज है वो 3 ग्राम है. तो स्टैंडर्ड यूनिवर्सली ड्रग देना है ना, तो बेयर कंपनी की, मेयर MEYER, मेयर कंपनी की ओवाकेर मायो आती है. और थोड़ी सस्ती वाली देनी है तो मैनकाइंड की ओवा ब्लेस मायो आती है. उसमें ये पूरा कॉम्पोजिशन है, मायोइनोसिटोल विथ डी-काइरो प्लस एन एसिटाइलसिस्टीन. एक एबोट की आती है सिस्टोफर्ट, लिखना हो तो आप लिख सकते हो. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. सो अगर पीसीओएस का है तो आई विल ऑलवेज गिव मायोइनोसिटोल विथ डी-काइरो-आइनोसिटोल 1 BD फॉर 3 months along with मेटफॉर्मिन. ये पुल से
हाँ, फिर मेटफॉर्मिन कैसे देने का? इट इज ऑल्सो गिवन इन स्टेप अप डोज 500 मिलीग्राम पहले वीक में 500, दूसरे वीक में 1000, तीसरे वीक में 1500. So ideal dose is 1500 milligram. But metformin is very well not tolerated by every patient. It causes the GI disturbances and the tolerance. So मैं पेशेंट को ऐसा बोलती हूँ कि ये ड्रग आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आप जितना ले सको उतना लो, बट ऐसा नहीं कि आप पहले ही 3 गोली दे दो. सो स्टार्ट विथ 500 मिलीग्राम, एक हफ्ते के लिए दो, नेक्स्ट वीक में 1000 करो, फिर 1500 करो. सो ideal treatment for PCOS is myoinositol NAC 1 BD for 3 months, metformin 1 BD or 1 TDS for 3 months along with clomiphene or letrozole, or you can give for 6 months. तो आपको orally try करना है, तो this is the ideal treatment. Continuous 4 to 6 months metformin and myoinositol दो along with clomiphene और letrozole induct करो. 70% अगर if you do the induction with HCG and timed intercourse and adjuvant drugs, 70% patient will get conceive. ये मेरा पक्का गारंटी है. बट उसके लिए पेशेंट ने अच्छी तरीके से मेडिसिन लिया हुआ हो, आपने अच्छी क्लोमिफिन या लेट्रोजोल दी हो, और आपने इंडक्शन ट्रिगर अच्छी तरीके से HCG का किया हो. तो अगर 6 महीना इतना लेने के बाद भी नहीं होता है, देन लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग इज रिक्वायर्ड. हाँ बोलिए. ओडी नहीं देने का है इन डिवाइडिंग डोजेस. इसी के लिए तो मैंने बोला पेशेंट को बोलने का खाने के बाद लेनी है 500 मिलीग्राम, खाने के बाद तुरंत लेनी है. मेरे सभी पेशेंट लेते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है. इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड एवरीवन आर यूजिंग. बट आपको पेशेंट को इतना एक्सप्लेन करने का कि भूखे पेट नहीं लेने की, और आपके साथ में थोड़ा शुगर वाला रखने का, आपको थोड़ा भी वर्टाइको जैसा लगे तो बिस्किट या खा लेने का. बाकी होता नहीं है एक्चुअली में किसी को. यूजुअली मैं 1 BD देती हूँ, पर पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आपको टॉलरेट होती है तो 1 TDS लो तो अच्छा है. So many of patients are using and I had never found any problems in that. So it is a recommended drug and dose from the standard book. So ऐसा कुछ होता है तो they will not write the standard dose. और मैं तो प्रैक्टिकल बोलती हूँ, मैं मेरे सभी पेशेंट को देती हूँ और गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स. सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कई बार 500 मिलीग्राम भी टॉलरेट होता है पेशेंट को. हाँ बोलिए डॉक्टर अभय, आप कुछ पूछ रहे थे. मैम इसका मतलब मैम फर्स्ट वीक में 500 मिलीग्राम मतलब ओडी देंगे. हाँ. और सेकंड वीक में मैम बीडी देंगे, और थर्ड वीक में मैम टीडीएस देंगे. टीडीएस, हाँ वही. ठीक है. सो आइडियल, दिस इज द आइडियल प्रिस्क्रिप्शन फॉर पीसीओएस. कितने लोगों को नहीं पता होता है कि पीसीओएस में हर
जो आता है मैम पूछता है कि मैम हमें पीसीओएस की ट्रीटमेंट सिखाओ। हाँ, इट इज़ पैथोफिजियोलॉजी बहुत डीप है, बट द आइडियल ट्रीटमेंट सिंपल है, 6 मंथ फुल डोज। फिर मैंने बोला ना कि कई टैबलेट आती है कि जिसमें अच्छा कोई डोज ही नहीं हो, ऐसे आप देते हो तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू आर यूजिंग द स्टैंडर्ड ड्रग डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। सो मेटफॉर्मिन 1 BD या 1 TDS अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट। ऐसा नहीं है कि वॉमिट करता है और हम देते हैं। कई बार कई पेशेंट को उससे वॉमिटिंग होता है, जीआई डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें डोज रिड्यूस करना पड़ता है। तो मेटफॉर्मिन 1 BD और 1 TDS फॉर 6 मंथ्स अलॉन्ग विथ दिस मायोइनोसिटोल वाला कॉम्बिनेशन मैंने बताया, वो 6 months 1 BD along with clomiphene और letrozole induction is the ideal treatment for PCOS। इससे नहीं होता है तो definitely that patient needs to go for LOD, and फिर भी नहीं होता है तो then that patient needs the stimulation with gonadotropins। इसके beyond आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैम हाँ बोलिए। हम एक बार क्लियर करेंगे कि इंसुलिन कैसे वर्क करता है पीसीओडी पेशेंट में। या देखिए, मेटफॉर्मिन, हाँ मेटफॉर्मिन है ना, मैं व्हाट इज मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन इज इंसुलिन सेंसिटाइजर, ठीक है। तो एक्चुअली में पीसीओएस इज व्हाट इज पीसीओएस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पीसीओएस इज ऑल्ट्रेशन इन एफएसएच एलएच रेशियो, हमने वो सीखा, इतना पता है आपको। टाइप 2 एन ओव्यूलेशन याद कीजिए, टाइप 2 एन ओव्यूलेशन याद आया पीसीओएस वाला। हाँ, तो FSH is normal range and LH will be doubled or tripled. So LH is male hormone. Simple. So it increase the androgen level. तो ऐसी पैथोफिजियोलॉजी है कि 90% ऑफ द PCOS पेशेंट जो होते हैं, that PCOS patient due to high androgen level, their insulin are hampered. तो because of insulin resistance they interfere at hormone level। अगर आप उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्लियर करते हो तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द एलएच, एंड्रोजन डाउन करने में हेल्प करता है। सो एंड्रोजन डाउन होगा तो इट विल स्टिम्युलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस द एग। सो इसका सिंपल मैकेनिज्म, इट इज इंसुलिन सेंसिटाइजर एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द एलएच लेवल। मायोइनोसिटोल इज द सेम थिंग, इट रिड्यूस द एंड्रोजन लेवल। सो ये हम जो हमारी जो लाइन लगी है वो उसी पे लगी है, इफ वी रिड्यूस द एलएच डाउन, बिकॉज हमको सबको पता है कि अगर फॉलिकल बनाना है तो एलएच शुड बी एट अ लोअर लेवल। एलएच आइडियली जब स्टिम्युलेशन स्टार्ट करते हैं तो एलएच लेस देन 5 होना चाहिए फॉर एक्टिवेशन ऑफ फॉलिकल। फिर मैंने बोला कि जब डे 7 डे 8 पे फॉलिकल 12-13 का होगा फिर ग्रोथ के लिए तब एलएच चाहिएगा, बट इनिशियली एलएच का कोई रोल नहीं है। सो दैट्स व्हाई मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द एंड्रोजन लेवल, बिकॉज पीसीओएस इज नॉट अ डिसीज, उसमें पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पीसीओएस पेशेंट का आप हार्मोनल इवैल्यूएशन कराओगे तो पहले एलएच ऑल्टर्ड होगा, अगर अनट्रीटेड हुआ ना तो दे कैन प्रेजेंट एज अ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो उसमें थायराइड भी इन्वॉल्व होगा। आप देखना ऐसे पेशेंट को, अगर ध्यान नहीं रखा तो हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। तो पीसीओएस में आपको हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया भी मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म मिलेगा। इट्स अ टोटल इम्बैलेंस ऑफ एचपीओ एक्सिस। सो उसमें आपको थायराइड भी देना पड़ेगा, हाइपरप्रोलेक्टिन मेडिसिन देनी पड़ेगी, और ऐसी मेडिसिन जो वो एलएच लेवल डाउन करने में हेल्प करे। सिंपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दोगे ना तो उससे भी एलएच तो टेम्पररी डाउन होगा ही।
तो हमारा एम है टू रिड्यूस द एलएच लेवल। दूसरा एक बताना था, आगे गया। सी, कई बार यंग पेशेंट पीसीओएस के होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बट ऐसे केसेस में उसकी एज ए साइकिल रेगुलेटर हम ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देंगे जो उसका एंड्रोजन डाउन करे। सो इन दैट केस हर्शुटिज्म यानी बाल का उगना या ज़्यादा बाल होने, तो उसमें हम लोग साइप्रोटिरोन एसीटेट यूज़ करते हैं। सो अगर पीसीओएस का पेशेंट है और उसको मुझे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देनी है तो मैं रूटीन वाली नहीं दूंगी, जो ओवरालेल, नोवेलॉन, फेमिलॉन नहीं दूंगी। मैं क्या दूंगी? साइप्रोटिरोन एसीटेट वाली दूंगी। डाइन 35 आती है, DIANA 35, डाइन 35 या साइपोकेयर, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन है वो साइप्रोटिरोन एसीटेट होगा। क्लियर? आई एम ऑडिबल ना? हेलो? ओके। Yes, ma'am. See, this is metformin, bicephage, 500 milligram SR. This drug I am using. So 1 BD or 1 TDS. Now this is gonadotrophins, as we discuss. So गोनेडोट्रोफिन्स का मैं थोड़ा ब्रीफ डिटेल बताती हूँ। ऐसे तो बहुत वास्ट है, बट आई कैन टेल यू इन ब्रीफ शॉर्ट। गोनेडोट्रोफिन्स है वो 2 टाइप्स के अवेलेबल है मार्केट में। एक आता है FSH और एक आता है HMG। व्हाट इज FSH? जो रूटीन हमें FSH चाहिए वही यूरिनरी FSH आता है। वो यूरिनरी FSH प्रेग्नेंट लेडीज के यूरिन में से जो निकलता है उससे बनता है, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी FSH। और एक आता है HMG इंजेक्शन। तो HMG इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FSH प्लस LH। HMG इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FSH प्लस LH। थोड़ा पार्ट FSH है और ज्यादा LH है उसमें। और FSH इज प्योर FSH, पर उसमें अगेन सब में ऐसा आएगा। 3 टाइप्स के इंजेक्शन आते हैं, यूरिनरी HP एंड रिकॉम्बिनेंट। यूरिनरी यानी डायरेक्ट, फिर थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी तो आएगा यूरिनरी HP, तो इम्प्योरिटीज थोड़ी अलग होती है, और उसके एडवांस लेवल पे आएगा रिकॉम्बिनेंट। सब में ऐसा आता है। सो These are the injections that is used for ovulation induction। जहाँ पे ये सारी मेडिसिन खत्म होती है वहाँ फिर ये इंजेक्शन का रोल स्टार्ट होता है। So this is FSH injection, recombinant FSH। We use this injection in the IVF। Gonal-F आता है, this is Briogen आता है, that is called recombinant highly purified FSH injection। दूसरा दिस इज HMG, उसको बोलते हैं मैनोट्रोपिन। मैनोट्रोपिन का शॉर्ट फॉर्म है HMG। दैट कंटेन्स FSH प्लस HMG। सी यूरिनरी और रिकॉम्बिनेंट वो डिपेंड है आपको कौन सा यूज करना है। सो दिस आर मेनली यूज्ड इन IUI एंड IVF साइकल्स। HCG, it is a game changer। See, I am using this HCG injection। This is 5000 IU routine HCG जो हम यूज करते हैं वो, और this is recombinant RUCOV। Recombinant we are using in the IVF and routine HCG we are using in the routine as a trigger। One second please।
दिस इज द ENAM सैचेट्स। मैंने बोला ना मेल इनफर्टिलिटी में इतना हमें चाहिए। एल कार्निटीन, कोएंजाइम Q10, एस्ट्राजेंथिन, लाइकोपिन, एवरीथिंग। So this is for male infertility we are using as an antioxidant। फिर ENF के भी टैबलेट भी आती है और सचेट्स भी आते हैं जिसमें मायोनिसिटॉल, दिस इज फॉर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द एग। मायोनिसिटॉल, नेक एसिटाइलसिस्टीन एंड ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स वी आर यूजिंग। दिस इज द ल्यूप्राइड डेपो इंजेक्शन। This is gonadotropin agonist injection. This injection is used for as a down regulator or that can be used for the treatment of endometriosis. This is the cetrorelix. This is antagonist injection. These all are used in IVF. This injection is used to prevent the LH surge, बट रूटीनली हम यूज़ नहीं करते इसलिए इसका इतना डिटेल नहीं है। बट ऐसे इंजेक्शंस आर यूज्ड इन IVF। तो मैंने पूरी सारी ड्रग्स लेने का ट्राई किया है दैट वी आर सीइंग इन इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो हाँ बोलिए। मैम जब मैं PCOD और उसका मतलब फीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पढ़ रहा था, तो मैम उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट में मैम, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में मैम लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट था, सेकंड लाइन में मैम ESCG था और थर्ड में मैम गोनाडोट्रोपिन था। बराबर है। तो मैम मतलब पहले इन दोनों को यूज करने का मतलब तीसरे स्टेप पे हम गोनाडोट्रोपिन मतलब यूज करेंगे जब इन दोनों से काम नहीं होगा तब। हाँ ऑब्वियसली, देखिए गोनाडोट्रोपिन क्या है, गोनाडोट्रोपिन FSH और HMG है। तो वो हम कब यूज करेंगे कि जब हमें मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलता है, और दूसरा कि हमें फॉलिकल ज़्यादा चाहिए। IVF में मैं कभी क्लोमिफेन और लेट्रोजोल नहीं यूज़ करूँगी, उसमें मैं गोनाडोट्रोपिन यूज़ करूँगी, क्योंकि क्लोमिफेन और लेट्रोजोल से 1 या 2 फॉलिकल मिलेंगे, उससे IVF में कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा है कि मुझे अच्छे फॉलिकल्स चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए और अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो ऑलवेज इट विल बी डन विथ गोनाडोट्रोपिन्स। सो PCOD में सेम है, मैंने बोला ना कि 6 महीने आप ट्राई करो, LOD करो, नहीं होता है देन यू विल यूज द गोनाडोट्रोपिन्स फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन। जहाँ पे कई बार इतना रेजिस्टेंट PCOS होता है, इतना हाई LH होता है कि क्लोमिफेन लेट्रोजोल का मैक्सिमम डोज पे चले जाओ फिर भी दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। दैट सेकंड इज LOD, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। उसके बाद भी नहीं होता है देन यू कैन स्विच ओवर टू गोनाडोट्रोपिन। उससे तो पक्का होगा ही। ऐसा होता ही नहीं कि PCOS से नहीं होता है, बट तो ओनली प्रॉब्लम इज उसका LH सर्च हो जाता है, बीच में ही ओव्यूलेशन हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस सेट्रोरेलिक्स इंजेक्शन। और PCOS पेशेंट में व्हेन यू यूज द गोनाडोट्रोपिन्स 100% OHSS होता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अभी उसके सारे प्रोटोकॉल्स है IVF के, वो तो बहुत हाई लेवल का है। वो सारे प्रोटोकॉल्स, गोनाडोट्रोपिन प्रोटोकॉल्स विल कम इनटू द IVF। सो if you are interested in IVF then that will be the advanced course is there। तो उसमें सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे कि गोनाडोट्रोपिन्स के प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, बट दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। बट रूटीनली ऐसे हम यूज करते हैं। कल मैं ब्रीफ IUI और IVF आपका लेने वाली हूँ, बट नॉट इन डिटेल। तो मैंने बोला ना कि उसका पूरा एडवांस कोर्स एक अलग है। तो कल मैं क्या करूँगी, आप लोगों को IUI और IVF के मेरे लैब के वीडियो भेजने वाली हूँ मैं। तो आज मैं अभी भेज देती हूँ
तो आप ये सब जब भी टाइम मिले आप ये वीडियो देख लेना, तो ऐसा आपको विजुअलाइजेशन आएगा कि ऐसी लैब होती है, ऐसा IUI होता है, ऐसे IVF होता है। तो मैंने मेरी लैब के वीडियोस बनाए हैं, वो मैं आपको भेजती हूँ। कल मैं शॉर्ट में आपको IUI और IVF के बारे में बताऊंगी। तो कल एक्चुअली हमारा कोर्स ख़त्म होता है। परसों सैटरडे को मैंने केस डिस्कशन रखा है, तो उसमें मैं आपके सामने 5 केस रखूंगी और आप भी सब लोग अपने अपने, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि एक एक केस प्रेजेंट कीजिए कि आपने कि ये पेशेंट आया, ऐसा हुआ और ऐसा आपने किया। तो दैट इज अप टू यू, आपको प्रेजेंट करना है तो, वरना आई विल पुट 5 केसेस एंड यू विल टेल मी द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो मुझे पता चले कि आपने कितना गेन किया इसमें से। सो सैटरडे विल बी केस डिस्कशन एंड टुमारो इज द लास्ट डे। सो उसमें मैंने IUI और IVF, पर उसके पहले वीडियो आप देख लो, मैं सब वीडियो आपको भेजती हूँ अभी। कल हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात कि कल और 2 दिन के लिए लेक्चर विल बी ऑन 4:30 to 5:30। ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अभी मैं ग्रुप में वीडियो डालती हूँ, वो आप सब लोग एक बार देख लो, IUI और IVF के वीडियो। ओके ओके मैम, फाइन। हेलो हाँ बोलिए। मैम, वो एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट का भी इंजेक्शन मतलब यूज करते हैं ना? हाँ तो ये तो बोला वो ना, दिस इज एंटागोनिस्ट इंजेक्शन, सेट्रोरेलिक्स इज एंटागोनिस्ट एंड दिस इज ल्यूप्राइड इज एगोनिस्ट। मैंने बोला ना, गोनेडोट्रोफिन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, दिस इज एगोनिस्ट इंजेक्शन। मतलब हाँ मतलब वो कैसे वर्क करते हैं अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट? गोनेडोट्रोफिन एगोनिस्ट इज अ डाउन रेगुलेटर और एंटागोनिस्ट है दैट इज मेनली यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट द LH सर्ज। So these both injections are used in IVF, not routinely. Only they are used, practiced in IUI and the IVF cycles. So जो agonist है उसमें आता है leuprolide and triptorelin. So leuprolide and triptorelin will used as a down regulator. वो main aim of use this injection is to prevent LH surge. Simple. Because क्या होता है कि फॉलिकल हम IVF में यहाँ क्लोमिफिन और लेट्रोजोल में तो 1 या 2 फॉलिकल बनते हैं, तो उसमें हमें इतना टेंशन नहीं होता है। बट व्हेन वी यूज द गोनेडोट्रोफिन फॉर स्टिम्युलेशन, बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं और सब अपनी अपनी तरीके से ग्रो करते हैं। तो 6-7वें दिन के बाद एक डर रहता है कि वो फूट ना जाए, ओव्यूलेशन ना हो जाए, बिकॉज उन सबको हमें शरीर के बाहर निकालना है। तो हमारा एम यह रहता है कि LH सर्ज नहीं हो। तो LH सर्ज प्रिवेंशन के लिए हम लोग ल्यूप्राइड एगोनिस्ट मींस एगोनिस्ट, GnRH एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। सो दैट ऑल कम्स इनटू द IVF प्रोटोकॉल्स। सो दिस इंजेक्शंस आर मेनली यूज्ड फॉर, इतना आप याद रखोगे तो भी चलेगा, these injections are used mainly for prevention of LH surge. हाँ बोलिए मैम, OHSS की वजह से भी एसाइटिस वगैरह हो सकता है ना? क्या क्या? OHSS की वजह से या फिर फॉलिकल ज्यादा बनने की वजह से वो एसाइटिस वगैरह हो सकता है ना मैम? हाँ, दैट इज कॉल्ड OHSS ना, मैंने बोला ना, OHSS इज अ पिक्चर वेयर there is a criteria when on the day of the trigger we will look for follicle number. If the follicle number of both ovary के dominant follicle more than 14 या estrogen level more than 3000 picogram per DL, it leads to the OHSS. तो OHSS में क्या होता है? What is OHSS? OHSS में जो follicle है वो उसमें से एक VEGF फैक्टर रिलीज होता है, तो वो क्या करता है, दैट शिफ्ट ऑल इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट। तो धीरे धीरे इडिमा होगा, असाइटिस होगा,
लंग के प्लूरल इफ्यूजन होगा और इट कैन लीड्स टू द डेथ इन 3%. सो इसीलिए इनफर्टिलिटी इज नॉट, आईवीएफ में ये बहुत सारी चीजें हैं कि हमें उसका ध्यान रखना है. तो OHSS इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गोनेडोट्रोपिन इज अ वेरी कॉशियस थिंग. ऐसे हम नहीं यूज कर सकते हैं, वेरी कॉशियसली आपको यूज करना पड़ता है. और वो आप तभी यूज कर सकते हो कि जब आपको उसके बारे में सब पता हो. इसीलिए मैंने बोला कि इसमें मैं ब्रीफ आपको समझा सकती हूँ, पर फिर डिटेल में पूरा प्रोटोकॉल्स, और दैट इज कॉल्ड एडवांस कोर्स आता है हमारा. वो एक्चुअली OBGY कंसल्टेंट के लिए होता है. तो उसमें पूरा IUI और IVF प्रोटोकॉल्स आएगा. बिकॉज ऐसे नहीं समझा सकती हूँ मैं इसको. ठीक है. सो कल 4:30 का लेक्चर है. ओके.